अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़रोज़ जलील आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नौजवान एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने बहुत कम अरसे में फैंसी मुर्गी के जो बिज़नेस है उसमें अपना नाम बनाया है। और इनका नाम जो है और इनका जो सेटअप है वो ट्रस्ट और क्वालिटी की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं ग़ुलाम कादर कश्मीरी साहब के सेटअप पे, और इनका जो सेटअप है इसको हम जीके सर्विसेज के नाम से जानते हैं। जो लोग फैंसी पोल्ट्री से वाबस्ता हैं वो इस नाम से काफ़ी जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो आइए हम आपका तारफ़ भी करवाते हैं और बाकी जो है बातें भी साथ साथ हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ इस तरफ आने का, और ये कितना अर्सा हुआ आपको ये काम करते हुए? देखिए, इससे पहले तो मैं इस काम से पहले तो जॉब ही करता था। शौक़ तो बचपन से था पोल्ट्री का, बाकी दूसरे पेट्स का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चूँकि घर में थोड़ी बहुत मुर्गियाँ या इस तरह से बचपन से शौक़ था, तो जब से तकरीबन मैंने जॉब छोड़ी है, यानी मैंने एक प्रॉपर प्लान किया कि क्यों ना मैं इसी जो मेरा शौक़ भी है तो इसी बिज़नेस में आ जाऊँ। चलें, शौक़ भी हो जाएगा और मेरा बिज़नेस भी ये है कि एक इस तरफ में लगा रहूँगा। तो फिर मैंने जॉब वगैरह छोड़ के तो ये एक छोटा सा एक सेटअप शुरू किया था पोल्ट्री का। उसमें कमर्शियल, शुरू में कमर्शियल लेवल पर मैंने यानी कमर्शियल जो ब्रीड्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलाप RIR या कुछ दूसरी जो ब्रीड्स हैं उनसे शुरू किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं समझ गया इस काम को थोड़ा बहुत, यानी मुझे बेसिक नॉलेज इसका आता गया, तो फिर मैं थोड़ा सा इसकी तरफ फैंसी पोल्ट्री की तरफ भी आया हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक कमर्शियल का भी सेटअप है मेरे पास मौजूद। तो बाकी ये छोटा सा एक फैंसी का सेटअप भी मौजूद है, जिसमें यानी अच्छी ब्रीड्स, यानी जो मैंने कलेक्शन रखी है, थोड़े से मेरे पास ज़्यादा बर्ड्स नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन यह है कि उसमें मैंने अच्छी कलेक्शन रखी है, अच्छी ब्रीड्स रखी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बर्ड्स आप थोड़े से कह रहे हैं, लेकिन ये जो कलेक्शन है आपके पास माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं। तो ये बताइए कि ये आपने कहाँ से परचेज़ किए हैं, और मतलब कैसे आप इनकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि जी ये जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं तो वही अच्छी क्वालिटी के बर्ड आपको मिलें? देखिए, जहाँ तक परचेज़ का ताल्लुक़ है बर्ड्स का, तो वो ब्रीडर्स जहाँ से भी मैं परचेज़ करता हूँ, इसमें कुछ मेरे पास इंपोर्टेड भी हैं, यानी जो बाहर से इंपोर्ट हो गए हैं, रोमानिया से या बेल्जियम से। तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ इंपोर्टर मौजूद हैं जो अच्छी क्वालिटी में बर्ड्स इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो फिर उनके साथ उनसे परचेज़ किए हुए। बाकी क्वालिटी के हवाले से ये है कि इंपोर्ट होकर भी बर्ड जो है आपके सामने, रिंग बर्ड्स भी ऐसे आते हैं लेकिन उनके सामने क्वालिटी नहीं होती। तो मेरा ये रहा है हमेशा से कि जब भी मैंने बर्ड्स परचेज़ किए तो मैं फ़िज़िकली ख़ुद जाकर जो है इस बात को, यानी मुकम्मल तसल्ली के साथ वहाँ से बर्ड्स, जो भी मैंने बर्ड्स लाए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने वैसे ही किसी से मंगवा लिए हैं, या अगर मैं कभी किसी से बिल्कुल कह लें ख़ुद जाने के बगैर भी मंगवाऊँ तो वो कुछ ट्रस्टेड ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी जो मुझे जिन पर एतबार है कि यानी वो क्वालिटी पर नो कम्प्रोमाइज़, तो वहाँ से मैं फिर परचेज़ करता हूँ। ये सारी ब्रीड्स जो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर खुदा न खास्ता कभी कभार मुझे लगता है कि मेरे पास कोई ब्रीड अच्छी नहीं है या उसके अंदर कोई वो उस जो असल क्वालिटी के पैमाने उन पर पूरा नहीं उतर रही, तो मैं उसको फ़ौरन वहाँ से हटा देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि यानी मैं उसको किसी जो है नए शौकीन को या जिस बंदे को इल्म ना हो तो उसको बेवकूफ़ बना दूँ और उसको वो दे दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यानी जो मैं वही चीज़ दूसरे को रेकमेंड करता हूँ, नए कस्टमर को भी वही सेल करता हूँ जिस पर मैं ख़ुद सेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ पर जो बर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, यानी उन सब पर मैं ख़ुद सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए यहाँ मौजूद हैं। अदरवाइज़ मैं यानी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। आपको कितना अर्सा हुआ है सेटअप को शुरू किए, और आपका बिज़नेस मॉडल क्या है? मतलब आप चिक्स सेल करते हैं, एग सेल करते हैं, या किस तरह आप जो है ना मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं इससे? वैसे टाइम जो आपका पहला क्वेश्चन है कि कितना अर्सा हो गया, तकरीबन 2 से 3 साल का अर्सा हो चुका है मुझे प्रॉपरली, जो मैं जॉब छोड़ कर या इस फील्ड में आया हूँ, तो ये मुझे तकरीबन 2 से 3 साल का अर्सा है। बाकी जो मैं सेल करता हूँ, यानी ये मेरे पास ब्रीडर्स मौजूद हैं, इनके मैं चूज़े हैच करवा कर सेल करता हूँ। और मैक्सिमम ये होता है कि डे ओल्ड चूज़ा ही निकलता है, चूँकि वो एडवांस बुकिंग पे होता है, बड़ा होने ही नहीं पाता, अपने पास बचता नहीं है। अगर कोई रह जाए तो फिर वो बड़े भी जिस एज में अवेलेबल हों तो वो कोई कस्टमर आ जाए तो उनको दे देते हैं, लेकिन 95% या 98% जो है वो इनका डे ओल्ड ही सेल हो जाता है और एडवांस बुकिंग पे सेल हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक वायबल बिज़नेस मॉडल है? मतलब अगर कोई और नया बंदा इस काम में आना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो इस तरह के सेटअप रखे? क्या आपको लगता है कि ये सेटअप एक लॉन्ग टर्म में एक कामयाब बिज़नेस बन सकता है?
देखें इस वक्त जो बात अगर इसको नए लोगों के हवाले से की जाए, इस वक्त आप भी समझते हैं कि यूट्यूब के अंदर बेशुमार सारी वीडियोस मौजूद हैं। वहाँ तो लोग ऐसे कह रहे हैं जनाब ये आप 10 मुर्गियाँ रख लें तो पता नहीं 30 लाख कमा लें और 50,000 कमा लें, इतने पैसे कमा लें। मैं इस तरह की कोई भी जो है ना वो बग़ैर दलील के कोई बात नहीं करूँगा जिससे किसी बंदे का नुकसान, और वो फ़ौरन शुरू तो कर ले वीडियो देखने के बाद और बाद में जो है वो कहे यार ये तो बड़ा गलत हो गया। ये तो जो आप कह लें कि ज़मीनी नहीं हक़ाइक़ हैं उन पर ही नहीं ये बातें। तो बाकी ये है बिज़नेस तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस अच्छा बिज़नेस है और अच्छा प्रॉफिट भी है इसमें और इसका फ्यूचर भी बेहतरीन है। देख लें जो बर्ड्स हम यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस पर वर्क किया, उन्होंने ब्रीड पर वर्क किया है, उन्होंने नई म्यूटेशंस बनाई हैं जो आज हम उनसे परचेज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भारी टैक्स और भारी रकम में उनसे परचेज़ करते हैं बर्ड्स। तो अगर हम इस पे काम करते हैं या खुसूसन वो बाशऊर नौजवान हमारा यानी जो इसका नॉलेज रखता है, जिसके पास सेंस है, वो इन ब्रीड्स पर काम करता है, नई म्यूटेशंस बनाता है, इस पर वर्क करता है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि हम ये ब्रीड्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी इतना इसका है इस वक्त, इतने इसके कस्टमर भी मौजूद है और इतना इनका फ्यूचर ब्राइट मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हम इस लाइन में आकर और बहुत कम जगह पर, ये फैंसी का सेटअप ऐसा है कि आप बिल्कुल छत के ऊपर भी जो है इससे इसको 2-4 ब्रीड्स को, एक ब्रीड भी आपको अच्छी सी ले लें और उसी के ऊपर आप वर्क करते हैं तो अच्छी आप अपनी जॉब के साथ, अपने पार्ट टाइम अपनी स्टडीज़ के साथ उसको चला सकते हैं। घर में ख़वातीन भी इसको रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी रही बात इसके हवाले से कि ये इतना आसान भी नहीं है कि जितना अमूमन आजकल लोग कह देते हैं कि यार बस आपने मुर्गियाँ ले आए, नहीं। ये ज़रूरी है कि आप जब भी कोई खुसूसन नया नौजवान जो इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो वो फ़ौरन से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या फ़ौरन इसमें कूद ना पड़े। वो सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज ले ले, क्योंकि अमूमन या आप कह लें कि यूट्यूब की जो बातें होती हैं वो सारी 100% नहीं होती, प्रैक्टिकल उससे कहीं और होता है। फॉर एग्जांपल जो बातें मैं बताऊं, कहीं किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ कोई नौजवान, उसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ होंगी, इन्वायरमेंट ऐसे ही है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल मेरे उस मॉडल पर वर्क नहीं कर सकता। हाँ, उसको कुछ चीज़ें ख़ुद प्रैक्टिकल से वहाँ के अपने ज़मीन अपने उस ज़मीनी हक़ाइक़ के एतबार से सीख कर फिर वो आगे ग्रो कर सकेगा। तो लिहाजा आप बेसिक नॉलेज ले लें और बिल्कुल छोटे सेटअप से शुरू करें। जब आप बिल्कुल छोटे उस पर कामयाब हो जाते हैं, जब आपको लगे कि यार अब मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ, मुझे ये नॉलेज भी आ गया, फिर आप एक स्टेप आगे लें। और बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही किया, यानी जो मेरा 3 साल का, मैंने फ़ौरन से ये इतने सारी इंपोर्टेड ब्रीड्स नहीं ली या फैंसी में बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल आम गोल्डन मिस्री चूज़ों से शुरू किया और वहाँ से सीखता 2-3 साल का अरसा लगा। और अभी भी यानी पोल्ट्री ऐसा फील्ड है कि इसमें आपके लिए हर दिन ही नया होता है, यानी हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और फिर उसके एतबार से नया स्टेप लेता हूँ। सुनने में ये आया है और देखने में भी ये आया है कि जी पोल्ट्री के हवाले से एक बड़ी एक मिथ है कि जी ये बहुत नाजुक जानवर होते हैं, बहुत नाजुक बर्ड्स होते हैं और बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपका टोटल लॉस हो जाता है। तो आपके साथ क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई हो, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो, और अगर नहीं हुआ तो आप कैसे इस चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं और बायोसिक्योरिटी के हवाले से आप क्या मय्यज़ लेते हैं अपने बर्ड्स के लिए? देखिए बिल्कुल ऐसा है कि ये पोल्ट्री जो है बड़ी, यानी इसको डिजीज़ बहुत फ़ौरन अटैक आ जाता है इन पर, और ऐसा भी हो जाता है कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये ट्रेजेडीज़ कि उनके एक रात में सारे फ्लाक ख़त्म हो। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है शुरू में, यानी 3-4 मरतबा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरा सारा फ्लाक ख़त्म हुआ है। बिल्कुल। बाकी बायोसिक्योरिटी के हवाले से भी मय्यज़, जो शुरू में जो चीज़ें मैं निगलेक्ट करता था वो बायोसिक्योरिटी थी, या उसका इल्म नहीं था या उसको मैं ज़्यादा सीरियस लेता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बड़े नुकसान हुए। तो अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको बायोसिक्योरिटी को अपनी तरफ से 100% इंश्योर करवाता हूँ। कोई भी जो बाहर से आने वाला बंदा है उसको मैं फ़ौरन फार्म में आने नहीं देता हूँ। कोई यानी जो विज़िट है वो तकरीबन 95% क्लोज्ड हैं, और अगर कोई बहुत ज़रूरी होता है तो फिर उसको प्रॉपर उस तरीके के साथ उसको फिर यानी फार्म में लाता हूँ। बाकी यहाँ फार्म के अंदर भी जो है सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा हुआ है, और खुसूसन वैक्सीनेशन और मेडिसिन जो हैं उसके ऊपर भी अब तकरीबन बेसिक नॉलेज आ चुका है। और कुछ मेरे दोस्त डॉक्टर्स ऐसे मौजूद हैं यानी जो वक्तन फ़ौक्तन से मेरी रहनुमाई करते रहते हैं। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर आप करें बर्ड्स के अंदर, उसको अपने माहौल साफ़ सुथरा रखें, प्रॉपर वेंटिलेटेड माहौल हो, और टेम्परेचर को जो मेन चीज़ है इसमें, और खुसूसन छोटे चूज़ों के हवाले से आप टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो कुछ भी नहीं होता। यानी आप बड़े ब्रीडर के हिसाब से टेम्परेचर, बच्चे के हिसाब से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और ये सारी जो इन्वायरमेंट है इनको आप अच्छा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% चांसेस हैं कि बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं तो फिर ये है कि आप कभी भी उन बीमारियों से निकल ही नहीं सकते। तो जो लोग नए इसको शुरू करते हैं तो वो खुसूसन बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें,
इसका जो प्रॉपर इनको एनवायरनमेंट दें और अच्छी वैक्सीनेशन करें। आजकल ये होता है कि हमारे यहाँ लोकल या अमूमन इम्पोर्टेड भी कुछ ऐसी वैक्सीनेशन मिल जाती हैं। वो ये होता है कि जो सेलर होता है उसकी गलती होती है या उसका नॉलेज नहीं होता, वो वैसे ही फ्रिजों में रखी होती हैं या कभी उसमें बिजली नहीं होती, इस तरह के इशूज़ होते हैं। हाँ, वो उसका कोल्ड चेन टूट गया है। अब वैक्सीन का एक टेम्परेचर है जैसे 2 डिग्री से 4 डिग्री या 6 डिग्री 8 डिग्री, उसके दरमियान वो रहेगी तो वो वायबल है। लेकिन ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर कोल्ड चेन ऊपर या नीचे चला गया होता है तो वो वैक्सीन बेकार होती है। हम मुतमईन हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी डिजीज़ आ जाती हैं। फिर डिजीज़ की भी वायरसेस की मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं, शायद एक वैक्सीन की तो दूसरी आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फिर हमें उस हिसाब से, और मेन चीज़ जो ट्रीटमेंट में अमूमन लोगों को देखा गया कि फ़ेल हो जाते हैं लोग। मैं खुद भी ऐसा ही होता है कभी कभार कि हम ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन असर ही नहीं होता। हम कहते हैं यार ये दवाएं तो असर नहीं कर। उसमें ये इशू होता है कि मेन चीज़ है डायग्नोस्टिक। किसी भी बीमारी का जब आप डॉक्टर इलाज करता है तो वो उसका पहले तशख़ीस करता है। तो इस पोल्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी इसको कम नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ तशख़ीस नहीं है। अब बेचारे डॉक्टर्स कुछ हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, पोस्टमार्टम तो हो जाता है, वो बस एक अंदाजे के साथ देख के कहते हैं ये इस तरह मिलता है तो ये ऐसे होगा। हर चौथा बंदा यहाँ कोई भी डिजीज़ हो लोग कहते हैं जी एनडी है, आईबी है, हालांकि वो होती नहीं है। यानी कोई प्रॉपर लैब वाला सिस्टम नहीं है। अब इसके ऊपर टेस्ट का सिस्टम है। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट लेवल पर कोई इस तरह की लैब हर शहर में मौजूद हो तो ये है कि एक टेस्ट के ज़रिए से काफ़ी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। बाकी जो छोटे पैमाने पर तो चलो ये है कि लोग अंदाजे के साथ कह देते हैं वो ट्रीटमेंट एक ये नहीं चले 5 दिन ये करें, ये नहीं हुआ था चलो ये कर लें। तो इस तरह कभी कभार वो जब तक दूसरा तीसरा ट्रीटमेंट पहुंचता वो बर्ड ही एक्सपायर हो चुका है। तो ये एक थोड़ा सा मसला है हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर और हमारे शहर के अंदर भी ये मसला है। आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ज़ाहिर है हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपना जो है वो जो जिस लेवल पे है उससे आगे जाए। तो यकीनन आप यहाँ तक पहुँचे हैं काफ़ी मेहनत के बाद। यहाँ से आगे आपका क्या इरादा है, क्या करने का इरादा है? देखें, जो बात है कि यानी यहाँ से मैंने शुरू किया तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक चूज़े से शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज छोटा सा सेटअप बनाने में कामयाब हो गया हूँ और उसको प्रॉपर उसको चला भी रहा हूँ। तो फ्यूचर भी प्लानिंग यही है कि जिस तरह से मैं आगे आता गया हूँ एक से आज इस छोटे से सेटअप पे आया हूँ तो इसको मज़ीद इम्प्रूव करता रहूँगा। और अभी भी कोशिश रहती है कहीं से कोई अच्छी ब्रीड, कोई अच्छी म्यूटेशन टॉप क्वालिटी में मिल जाती है तो फ़ौरन उसको मैं कहीं ना कहीं से मंगवा लेता हूँ, परचेज़ कर लेता हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग भी यही है कि अच्छी सी अच्छी ब्रीड मेरे पास आए, ख़ुसूसन मेरे हवाले से अगर मैं ज़ाती एतबार से बात करूँ तो यानी क्वालिटी के हवाले से यानी मेरे पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और सेकंड जो एक है कि चले मुझे देख के शायद कुछ और लोग मेरे जैसे नौजवान जो हैं वो शायद उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो अब इसको देख लें तो बेशक इसको देख के आगे नए लोग जो है इस फील्ड के ऊपर आएँ, इसके ऊपर वर्क करें। इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है इस फील्ड के अंदर, तो एक अच्छा रोज़गार भी। बंदा जैसे एक नया काम शुरू करना चाहता है तो उनको गाइड करेंगे? अगर कोई बंदा आपके पास आता है या कॉल करता है जी मैं एक सेटअप शुरू कर रहा हूँ, तो इस तरह के आपके पास जो अगर आए लोग तो आप क्या उनको जो है ना मशवरा देंगे, कैसे गाइड करेंगे? देखें, एक तो चलें यह है कि कोई इतना बड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी अभी इसमें बहुत आप कह लें बिगनर हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास नॉलेज है, इससे पहले भी यानी जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग डेली बेसिस पे कॉल्स करते हैं, किसी के साथ कोई मसला होता है तो मैं ज़रूर गाइड करता हूँ। बाकी कोई कहीं से भी मुझे कॉल करना चाहे, बेशक यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए करे कि कोई चीज़ परचेज़ करने कस्टमर बने, नहीं, किसी के साथ भी कोई मसला होता है तो बिल्कुल वो मुझसे यानी जो मेरा महदूद सा इल्म है उसके मुताबिक मैं उसको ज़रूर गाइड करूँगा। जो जिस लेवल की उसको हेल्प चाहिए होगी मैं ज़रूर, यानी इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि यानी मैं कहूँ कोई मुझे पैसे ही आने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। असल जो मेरा यानी मकसद है वो यही है कि कम अज़ कम मुझे देख कर शायद अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदल जाती है, हाँ, ये बिज़नेस प्रमोट हो जाता है, लोगों के पास एक रोज़गार बनता है, एक अच्छा मशगला आ जाता है। आज अपने शहर के हवाले से बात करूँ तो हमारा तकरीबन 80% नौजवान जो है वो बिल्कुल उसके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्री नहीं है। या तो कुछ लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, जो यहाँ हैं वो बिल्कुल आप कह लें कि कोई उनके पास काम नहीं है, मजबूर हैं बेचारे, करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो उन नौजवानों के लिए भी ये है कि वो ज़रूर इसको थोड़ा छोटे लेवल पर, बेशक घर की छत पर वो करें, कोई लॉन में थोड़ी सी जगह वहाँ से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता। इसमें कोई फ़ौरन छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है। यह है कि इतना ज़रूर हो सकता है कि कम अज़ कम वो ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं, यानी अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको बिल्कुल छोटे से लेवल पर वो पूरा कर सकते हैं। ये बताइए कि आप जो सेल करते हैं ये सारे आपके ऑनलाइन ही होते हैं या कोई आपके मतलब बाई हैंड भी लोग आते हैं, फॉर्म से भी लेके जाते हैं, या मोस्टली ऑनलाइन ही बिज़नेस है? देखें, इसमें तकरीबन अभी तक जो भी है सारा ऑनलाइन ही है, लेकिन ये है कि लोगों के साथ जो यानी मेरा यानी जो एक कह लें कि हाँ वो ऑनलाइन ही हुआ है या किसी से तारुफ़ हुआ है, लेकिन अब फिज़िकली भी लोग आते हैं बड़े दूर दूर से मेरे पास। यहाँ लाहौर से, वज़ीराबाद, यानी पूरे पंजाब से, बल्कि सिंध से भी लोग आए हैं यहाँ
बड़े दूर से सफ़र करके आएँ, या कराची तक मैं ख़ुद भी भिजवाता रहा हूँ। लेकिन यह है कि आप कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है चले हम खुद चले जाते हैं, देख भी लेंगे और वहाँ से कुछ चूज़े या कोई चीज़ हमने परचेज़ करनी है तो ख़ुद वहाँ से परचेज़ कर लेंगे, तो वो उनकी बुकिंग होती है, तो जब जिस दिन डिलीवरी होती है वो ख़ुद आ जाते हैं, मैं ख़ुद भी करवाता हूँ। लेकिन यानी अब ये भी है कि अब लोग आना भी शुरू हो गए हैं, वो ख़ुद फिज़िकली देख के मुतमईन होकर जाते हैं। और बाकी ऑनलाइन तो खैर क्या लें 70% तो ऑनलाइन ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं चैलेंज से ये बात कहता हूँ, ऑनलाइन यानी जो मुझे कभी नहीं मिला, जिसने मुझसे कोई चीज़ परचेज़ किया, तो आप पूरे पाकिस्तान में तलाश कर लें ऐसे कस्टमर को, कभी भी कोई किसी की कंप्लेन नहीं होगी कि भाई इसने चीज़ नहीं भेजी, गलत भेजी, जैसा बताया वैसा नहीं है। यानी अभी तक किसी कस्टमर की मैंने कंप्लेन नहीं आने दी। और ये चीज़ जो है ना, इसको तो मैं भी इंडोर्स करूँगा नाज़रीन, क्योंकि मैंने इनका कुछ रिव्यूज़ फेसबुक पे देखे, कुछ लोगों के रिव्यूज़ देखे, इसलिए नहीं कि मैं इनके फॉर्म पे आया हूँ और इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद इनके रिव्यूज़ देखे तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि लोग इनके नाम को समझते हैं कि जी ट्रस्ट है और एक क्वालिटी का उनको कंफर्म है कि जी लोग उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो जी जीके भाई से लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी रेपुटेशन डेवलप की है। तो ये जो नए लोग हैं जो इस बिज़नेस में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो वो चीज़ याद रखें, क्योंकि ये जो रेपुटेशन है ये सबसे कीमती चीज़ होती है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बहुत हो सकता है कि आप एक सरमायादार हों, आप इन्होंने अगर 50,000 से शुरू किए तो हो सकता है आप 10 लाख से शुरू कर सकें, लेकिन जो चीज़ आपने बिल्ड करनी है वो रेपुटेशन है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो आपको एक टाइम और एक्सपीरियंस से और आपकी ईमानदारी से आती है। तो इन्होंने अपनी वो रेपुटेशन बिल्ड की है। अगर आज इनके पास 6 लाख के अगर रफली बर्ड्स हैं, तो मेरे ख्याल में इनके पास करोड़ों की रेपुटेशन है कि लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, और वो जो रेपुटेशन है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो नए आने वालों को मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो ईमानदारी जो है उसका दामन हाथ से ना छोड़ें। आप शायद फ्रॉड करके, गलत बयानी करके 1-2 बर्ड्स तो बेच लें, शायद कोई फ्लॉक भी बेच लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपके पास कभी नहीं आएगा, और वो एक दफ़ा रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी तो फिर वो सारी उम्र के लिए आप वो बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखें। और ये हमें कादर भाई से जो है ना एक इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह अपनी रेपुटेशन बिल्ड की है। तो नाज़रीन, आपने जीके पोल्ट्री सर्विसेज का सेटअप देखा, ये इनका फैंसी सेटअप है। इनका जो कमर्शियल बर्ड्स का सेटअप है वो अलग है, उस पर हम आपको फिर किसी दिन विज़िट करवाएंगे। लेकिन आपने देखा है कि इन्होंने माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, और फार्म पे जो है ना वो सफाई वगैरह का बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है। और अगर आपको इनसे किसी किस्म की मुशावरत दरकार है, कोई आप मशवरा लेना चाहते हैं या कोई भी बर्ड सेल एंड परचेज़ करना चाहते हैं, तो इनका नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक लिंक भी डाल देता हूँ, और बाकी जहाँ से आप इनका सेल एंड परचेज़ या इनसे किसी भी किस्म का अगर आपने मशवरा करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप इस शो को आगे लेके जाना चाहते हैं और इसको अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इस तरफ आइए। लेकिन पहले अपना जो है होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अपना नॉलेज लीजिए। आज के दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस तो आपको मिलती हैं, लेकिन वो आपको प्रॉपर मुकम्मल नॉलेज नहीं देती। तो पहले छोटे लेवल पे सेटअप स्टार्ट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और फिर जो है उसको आगे लेके जाइए। तो उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। अब अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।